हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग काफी दिनों से करते आ रहे हैं। तो अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी को बता दो, हमारे चैनल के माध्यम से जो है कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करवाया जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप, इस वीडियो को देखने के बाद इस सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाए और वहां से पहले वीडियो से सारे वीडियो देख लें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक ना? तो आप लोग को पूरी वीडियो देखना है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और उसके बाद दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना है, ताकि हम लोग का छोटा सा फैमिली है और ये बड़ा हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे और उससे संबंधित देख लीजिए एनालिसिस। जैसे ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था दिवस से रिलेटेड। तो जितने भी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, सभी आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से याद करवा देंगे हम। ठीक ना? तो इसी प्रकार से जो है कि हर क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे, आप लोग को बहुत अच्छी ढंग से जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करवाया जाएगा। और आप सभी को पता ही होगा कि एसएससी जो है प्रीवियस ईयर को ही फॉलो करता है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और इससे संबंधित सारे चीज को देखते हैं तो आपका प्रिपरेशन जो है स्ट्रांग होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष बोल रहा है कि 10 दिसंबर को कौन सा वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। बताइए 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य दिवस, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अब देख लीजिए सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो देखिए 9 जनवरी है, 9 जनवरी को ध्यान रखना भारतीय प्रवासी दिवस। एक ये भारतीय प्रवासी दिवस हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको रख दिया। ये एक राष्ट्रीय है, बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय हम लोग दिवस याद करेंगे। जैसे तक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 24 जनवरी को 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। उसके बाद है 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद है 8 मार्च को ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को ध्यान रखना विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 7 अप्रैल को ध्यान रखना विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस 1 मई को, 1 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। उसके बाद है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ध्यान रखना। उसके बाद है, उसके बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और गांधी जी की जयंती पर यह मनाया जाता है।
16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं स्थित है? बताइए किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? अजंता की गुफाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक? अजंता की गुफाएं बताना है किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। चलिए इससे संबंधित सारे जो है कि देख लेते हैं। अब देख लीजिए इसका एनालिसिस क्या हो सकता है। तो चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन बौद्ध गुफाओं और सुंदर भित्ति चित्रों का एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल है। यह क्या है? तो ध्यान रखना चट्टानों को काटकर इसको बनाया गया, ठीक ना। चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाओं और सुंदर भित्ति चित्रों का एक अद्भुत ऐतिहासिक स्थल है। ये बौद्ध गुफा है, ठीक ना। एलोरा की गुफा एक बौद्ध गुफा है, ध्यान रखना। उसके बाद है महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर जिले में बाघोरा नदी के किनारे स्थित इन गुफाओं का निर्माण। ध्यान रखना इसका अभी वर्तमान में इसका स्थिति कहाँ है? तो महाराष्ट्र के, ध्यान रखना महाराष्ट्र के औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। और इसको क्या कहा जाता है? औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर, ठीक ना। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के बोघरा नदी के किनारे ये एलोरा सॉरी अजंता की गुफाएं हैं, ध्यान रखना अजंता की गुफाएं। उसके बाद है एक सेकेंड, अजंता की गुफाएं, हम सोचे एलोरा की गुफाएं, चलो। उसके बाद ये है, उसके बाद है अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान शाखाओं के जीवन चरित्र पर आधारित है। ध्यान रखना ये जो अजंता की गुफाएं हैं इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, कुल 29 गुफाएं, और ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक ना। बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं हैं, इन्हीं शाखाओं के जीवन चरित्र पर आधारित है अजंता की गुफाएं, ठीक ना। बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं, ध्यान रखना ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है इन गुफाओं के भीतर गुप्त शासकों और वाकाटक राजाओं के शासनकाल के दौरान बेहतरीन चित्रकारी का कार्य कराया गया था। तो ध्यान रखना इस गुफाओं का निर्माण कब कराया गया था इस गुफाओं को? तो ध्यान रखना गुप्त शासकों के द्वारा, यानी गुप्त काल में, गुप्त शासकों के द्वारा, और फिर वाकाटक राजाओं के शासनकाल में। गुप्त शासक और वाकाटक राजाओं के शासनकाल में जो है कि इन गुफाओं का जो है कि बेहतरीन चित्रकारी किया गया, बेहतरीन चित्रकारी किया गया गुप्त शासक द्वारा और वाकाटक राजाओं के द्वारा, गुप्त शासक द्वारा और वाकाटक राजाओं के द्वारा। उसको देख लीजिए मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है जो आदि मानव द्वारा बनाए गए प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक देखिए भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं, ये ध्यान रखना मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं पूछता है, और ये ध्यान रखना ये आदि मानव द्वारा बनाए गए जो शैल चित्र हैं ये उसके लिए प्रसिद्ध है। आदि मानव द्वारा जो बनाए गए शैल चित्र है उसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं, यानी आदि मानव के काल के साक्ष्य भीमबेटका की गुफाएं से मिलता है जो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है अजंता की गुफाएं के पास ही एलोरा की गुफाएं भी मौजूद है जहां राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाया गया भव्य कैलाश मंदिर स्थित है। तो देखिए अजंता की गुफाएं के पास ही क्या है? एलोरा की गुफाएं है, एलोरा की गुफाएं, और इसे राष्ट्रकूट राज्यों द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूट राज्य राजाओं द्वारा बनाया गया था। और इसमें ध्यान रखना कैलाश मंदिर भी स्थित है, एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर भी स्थित है। उसके बाद है एलोरा की गुफाओं में बौद्ध, जैन, हिंदू से जुड़े 3 संप्रदायों के पवित्र धार्मिक स्थल एक साथ देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना इसमें एलोरा की गुफाएं में जो है कि बौद्ध, जैन और हिंदू, बौद्ध, जैन और हिंदू ये तीनों धर्म से जुड़े जो है कि पवित्र धार्मिक स्थल जो है कि इसमें देखने को मिलता है एलोरा की गुफाएं में, एलोरा की गुफाओं में। उसके बाद ध्यान रखना अजंता और एलोरा के इन ऐतिहासिक गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा भारत की पहली विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखना एलोरा और अजंता की गुफाओं को यूनेस्को के धरोहर विश्व सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में। एलोरा और अजंता की गुफाओं को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया था, ध्यान रखना 1983 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? बताइए, समान नागरिक संहिता का प्रावधान, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 50? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान रखना, देश की किसी भी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के बंटवारों जैसे निजी मामलों में एक समान कानून की व्यवस्था है। तो ध्यान रखना, इन सभी मामलों में कौन कौन? तो विवाह, तलाक, गोद, विवाह, तलाक, गोद, एक सेकेंड, विवाह, तलाक, गोद और संपत्ति के बंटवारे जैसे निजी मामलों में जो है कि एक समान कानून की व्यवस्था जो है कि देश के सभी नागरिकों के लिए किया गया है। तो यही देख लीजिए, यहाँ पर संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समाज सुधार का यह बड़ा प्रावधान है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये समान नागरिक संहिता जो है नीति निर्देशक तत्वों के हिस्सा है, नीति निर्देशक तत्वों के हिस्सा है, जो भाग 4 में वर्णित है, भाग 4 में वर्णित है। उसके बाद देखिए, भारत का गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां स्वतंत्रता के समय ही पुर्तगाली शासन के कारण समान नागरिक संहिता लागू हो गया था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य कौन है? तो गोवा है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य गोवा है, ध्यान रखना। उत्तराखंड देश का एक ऐसा पहला राज्य बना जिसने स्वतंत्रता के बाद विधानसभा में कानून पारित कर यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को अपने यहाँ लागू किया। तो ध्यान रखना, गोवा में तो स्वतंत्रता के मतलब कि कह सकते हैं पहले से ही गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद विधानसभा में बोलेगा, विधानसभा में जो है कि कानून पारित कर समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य कौन बना? तो ये उत्तराखंड पहला राज्य बना जो अपने विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून पारित करके इसको लागू किया। उसके बाद ध्यान रखना, अनुच्छेद 40 के तहत राज्य के ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों के गठन करने और उन्हें अधिकार देने का निर्देश दिया गया है। तो जो ऑप्शन में अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 ध्यान रखना, ये पंचायती राज से संबंधित है, यानी ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। उसके बाद ध्यान रखना, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने तथा दुधारू पशुओं जैसे गाय बछड़ा के वध पर रोक लगाने का बात करता है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाने तथा दुधारू पशुओं जैसे गाय और बछड़ा के वध पर रोक लगाता है अनुच्छेद 48। उसके बाद अनुच्छेद 50 जो है, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 50 देश की कार्यपालिका को न्यायपालिका के कामकाज से पूरी तरह अलग रखने का निर्देश देता है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 50 क्या करता है? तो ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, ध्यान रखना। उसके बाद है नीति निर्देशक तत्वों के यह सभी अनुच्छेद अदालतों द्वारा जबरन लागू नहीं कराए जा सकते, बल्कि ये सरकारों के इच्छा पर निर्भर करती है। आप सभी को पता होगा, नीति निर्देशक तत्व जो है ये नीति निर्देशक तत्व अदालतों द्वारा जबरन लागू नहीं किया जा सकता, यानी ये गैर न्याय उचित है। नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय उचित है, ये सरकार अपने इच्छा पर जो है कि लागू करते हैं, यानी ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्व जितने भी हैं, इसमें ध्यान रखना, जितने भी प्रावधान है ये सरकार अपनी इच्छा के अनुसार लागू करते हैं। उनको जब मन करे उस कानून को लागू करेंगे, जब मन करे उस कानून को बंद कर देंगे, ठीक ना। या कानून हो गया या फिर योजना हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का बोल रहा है, ठीक ना, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर मुख्य भूमि। अगर इस सुदूर बिंदु बोलता, भारत के सुदूर दक्षिणी सुदूर बिंदु कौन है? तो ध्यान रखना, वो इंदिरा पॉइंट होता है, लेकिन मुख्य भूमि बोल रहा है। तो बताइए, इंदिरा पॉइंट होगा, कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल या फिर किबिथु, क्या हो जाएगा इसमें से? मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो कन्याकुमारी, ध्यान रखना। इसे कैप केमोरिन भी कहा जाता है, कैप केमोरिन भी कहा जाता है, ध्यान रखना, कैप केमोरिन भी कहा जाता है। अब देख लीजिए, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, सारे चीजें को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भारत के नक्शे पर नीचे की ओर दिखने वाला वह सुदूर किनारा जहां हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मिलान होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो कन्याकुमारी है, यहाँ पर कौन कौन सागर का मिलान होता है? तो हिंद महासागर,
कौन कौन? तो हिंद महासागर और उसके बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मिलान होता है कन्याकुमारी के पास, कन्याकुमारी के पास। उसके बाद देख लीजिए तमिलनाडु के राज्य तमिलनाडु राज्य के अंतिम छोर पर स्थित कैप कैमोरिन नामक तटीय स्थल जहां प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है। तो यहीं पर ध्यान रखना कैप कैप कैमोरिन जो है कि तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो है वहीं पर कैप कैमोरिन है। इस कारण जो है कि कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन भी कहा जाता है। कभी कभी ये ऑप्शन में कैप कैमोरिन भी दे देता है, ठीक ना, तो इसको भी ध्यान रखना। ये क्या है? तटीय स्थल है, ठीक ना। वहां पर कन्याकुमारी की तटीय स्थल है। और यहाँ पर क्या है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है। यहीं पर क्या है? कैप कैमोरिन पर कहा? कैप कैमोरिन के पास क्या बना हुआ है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। उसके बाद ध्यान रखना यदि संपूर्ण भारत यानी द्वीपों सहित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट सबसे आगे है। तो द्वीपों सहित ध्यान रखना संपूर्ण भारत यानी द्वीपों सहित भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु का बात किया जाए तो ये कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखना ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद ध्यान रखना इंदिरा पॉइंट पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, जो 2004 की सुनामी के कारण पानी में आंशिक रूप से डूब गया था। ध्यान रखना पिग्मेलियन ये जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और यह 2004 में जो है कि सुनामी के कारण इसका आंशिक रूप डूब गया था, सुनामी के कारण आंशिक रूप इसका डूब गया था। तो ध्यान रखना इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अब देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित इंदिरा कॉल है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ध्यान रखना, सबसे उत्तरी बिंदु बोले तो इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है, इंदिरा कॉल लद्दाख में है सबसे उत्तरी बिंदु। अब बोलेगा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का किबुथु गांव है, जहां देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ध्यान रखना सब पूछेगा सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, तो ध्यान रखना ये अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश का किबुथु है। और यहीं पर भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। उसके बाद ध्यान रखना उसके बाद है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुहार मोती या सर क्रीक के पास का इलाका है। तो ध्यान रखना भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु बोले सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो ये कहां पर है? तो गुजरात के कच्छ जिले में गुहार मोती है, गुजरात के कच्छ जिले के गुहार मोती है, ध्यान रखना गुहार मोती। अब देखिए अब ध्यान रखना भारत उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल वास्तविक लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ध्यान रखना बोलेगा कि भारत की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? तो 3214 और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? तो 2933 है, 2933 है, ध्यान रखना 2933 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में करेंसी नोटों पर उसका मूल्य कुल कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भारत के जो करेंसी होते हैं, भारत के करेंसी उसका मूल्य जो है कि कुल कितनी भाषाओं में लिखा रहता है? मूल्य यानी उसका जो उसमें लिखा रहता है एक 100 रुपया, 500 रुपया, वो कितने भाषाओं में लिखा रहता है? कितने भाषाओं में लिखा रहता है? ऑप्शन ए है 12 भाषाएं, 15 भाषाएं, 17 भाषाएं या फिर 22 भाषाएं। बताइए कितने भाषाओं में लिखा रहता है? तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 भाषा, ठीक ना, 17 भाषा में मूल्य लिखा रहता है इसका, ठीक ना। ध्यान रखना देश की विविध भाषाई संस्कृति को सम्मान देने और सभी नागरिकों की सुविधा के लिए नोटों पर किया गया आधिकारिक भाषाई संकलन है। यानी कि आप सभी को पता ही होगा भारत में कई प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, भारत में कई प्रकार के भाषा बोले जाते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है कि नोटों पर इन 17 भाषाओं में जो है कि क्या किया गया है? उस पर मूल्यों को लिखा गया है। मूल्य यानी जितने रुपए का नोट होता है उतना उस पर लिखा रहता है। वो कितने भाषाओं में? 17 भाषाओं में। नोट के सामने के हिस्से पर हिंदी व अंग्रेजी और पीछे बने भाषा पैनल के भीतर अंकित की गई अन्य प्रांतीय भाषाएं। यदि परीक्षा में केवल भाषा पैनल के कपर केवल 15 भाषाएं ही दर्ज होती है। ध्यान रखना भाषा पैनल एक आप लोग देखे होंगे उसमें, ठीक ना, एक बॉक्स बनाकर उसमें कई भाषाओं में कुछ लिखा रहता है, ठीक ना। तो ये कितने भाषाओं में रहता है? तो भाषा पैनल की बात करेगा अगर, ध्यान रखना क्वेश्चन में भाषा पैनल रहेगा तो उसमें 15 भाषाएं दर्ज किया गया है, 15 भाषा दर्ज किया गया है, भाषा पैनल में 15 भाषा दर्ज किया गया है। बाकी नोट के सामने हिंदी व अंग्रेजी आप लोग तो दिखता ही है,
हिंदी व अंग्रेजी में आप लोगों को तो नोट के सामने दिखता ही है, लेकिन भाषा पैनल में सिर्फ 15 होते हैं, तो ये 15 और 2 मिलाकर 17 हो गए, ठीक ना। वही देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, भारत नोटों पर असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, यानी इन भाषाओं में जो है कि भारत नोटों का मूल्य छपा रहता है, ठीक ना। इन भाषाओं का आप लोग ध्यान रख लेना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के भीतर देश के कुल 22 आधिकारिक भाषाओं को राजकीय मान्यता प्रदान किया गया है। तो आप सभी को पता ही होगा 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाएं देश के जो है कि राजकीय भाषा, आधिकारिक भाषा से संबंधित है। जो 8वीं अनुसूची है वो देश के आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, जिसमें टोटल 22 आधिकारिक भाषाएं, कितने हैं, 22 आधिकारिक भाषाएं। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 आधिकारिक भाषाएं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, जिनके बाद में संशोधन द्वारा 8 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये भी ध्यान रखना, कभी पूछ दे कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थी, तो केवल 14 ही भाषाएं थी, केवल 14 ही। बाद में उसको संशोधन करके 8 और नई भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद ध्यान रखना, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाले राजभाषा विभाग देश में सरकारी कामकाज की भाषाओं के नियम तय करता है। तो देख लीजिए ये भाषाओं के नियम तय करने के लिए जो है कि गृह मंत्रालय के तहत एक विभाग बनाया गया है, जिसे राजभाषा विभाग बोला जाता है, ठीक ना। वही जो है कि भाषाओं के नियम को तय करता है, ठीक ना। गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग भाषाओं से संबंधित नियम को तय करता है। अब ध्यान रखिएगा, 2000 के नोट के पीछे प्रसिद्ध मंगलयान और 500 के नोट के पीछे दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले का चित्र अंकित है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, कभी पूछ लेता है ये कि नोट पर किस चीज का जो है कि चित्र अंकित है। तो 2000 के नोट पर कौन है, मंगलयान, और 500 के नोट पर लाल किला। 500 के नोट पर लाल किला, 200 के नोट पर मंगलयान और 500 के नोट पर लाल किला। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने वाले शीशे या डॉक्टरों द्वारा कान नाक जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले शीशे या डॉक्टरों द्वारा नाक कान की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर बेलनाकार दर्पण। तो बताइए दाढ़ी बनाने वाले शीशे या डॉक्टरों द्वारा कान नाक जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक ना। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देख लीजिए इसके एनालिसिस हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पास रखी वस्तुओं का सीधा आभासी और आकार में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाकर दिखाने का एक विशेष प्रकाशिक खूबी। यानी अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण तो ये वस्तुओं का सीधा आभासी और आकार में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तुओं का सीधा आभासी और आकार में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तुओं का सीधा आभासी और आकार में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखना। इस कारण जो है कि इसका उपयोग क्या किया जाता है, दाढ़ी बनाने में और रोगियों के नाक कान देखने में। यानी कि जब डॉक्टर द्वारा रोगी का नाक कान देखा जाता है तो वो तो छोटा सा जगह होता है, लेकिन इस दर्पण के माध्यम से वो बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक ना, बड़ा सा दिखाई देता है, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है इस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हुई होती है, जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। ये क्या होती है, तो ध्यान रखना, इस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, धंसी हुई रहती है। इस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है। तो ये क्या करता है, प्रकाश जो इससे टकराता है, प्रकाश इससे जो टकराता है तो वो एक बिंदु पर फोकस हो जाता है, ठीक ना, एक बिंदु पर क्या होता है, फोकस हो जाता है। तो इसे ध्यान रखना, इसे अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है, ठीक ना, इस कारण इसे अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए, सौर भट्टियों में सूर्य की धूप को एक जगह केंद्रित करके अत्यधिक गर्मी पैदा करने के लिए भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये क्या करता है, प्रकाश को एक बिंदु पर जो है कि फोकस कर देता है, एक बिंदु पर फोकस कर देता है। तो भट्टियों में, सौर भट्टियों में क्या किया जाता है, एक जगह प्रकाश के किरणें को एक जगह केंद्रित करके गर्मी पैदा किया जाता है, ठीक ना, गर्मी पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखना, गाड़ियों के हेडलाइट और सर्च लाइट के भीतर प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरणों को दूर तक भेजने के लिए अवतल दर्पण लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक और उपयोग, दो उपयोग है,
एक गाड़ियों के हेडलाइट और सर्च लाइट। गाड़ियों के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। गाड़ियों के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ध्यान रखना, उत्तल दर्पण जो है, जैसे अवतल दर्पण क्या करता है, हमेशा बड़ा, ठीक ना, हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वही उत्तल दर्पण क्या करता है, ये वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। तो ये क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण, जैसे गाड़ी के जो साइड मिरर होता है, तो पीछे की मतलब पीछे के एक बड़ा सा एरिया को कवर करता है, एक छोटा सा आईने में आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या करता है, बहुत बड़ा एरिया को छोटा सा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। इस कारण इसे गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखना, उसके बाद है समतल दर्पण। हमारे घरों का साधारण शीशा है जिससे प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बिल्कुल बराबर होता है। तो समतल दर्पण जो हम लोग का नॉर्मली घर में जो शीशे जिसमें हम लोग अपना जो भी है बाल सही करने के लिए रखे होते हैं, या फिर घर में जो मेकअप के लिए शीशा यूज होता है, वो किस दर्पण का बना होता है, तो ध्यान रखना उसमें समतल दर्पण का उपयोग होता है, जो क्या करता है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना, वस्तु के बिल्कुल बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना, ये भी आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी चाल से दौड़ता है तो शीशे में उसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब उसकी ओर 2v से दुगनी चाल से आता दिखता है। यानी अगर आप शीशे के सामने, घर के जो शीशा है उसके सामने आप दौड़ते हुए देखिएगा, तो आप जिस स्पीड से दौड़िएगा ना, तो आपके जो सामने शीशा रखा रहता है उसमें आपकी जो स्पीड है दुगुना दिखाई देगा, ठीक है, दुगुना प्रतीत होता है, ठीक ना, इसको आप लोग समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए है गहरा नीला, दूधिया, पूरी तरह काला या फिर चमकदार। बताइए कैसा हो जाता है चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूधिया। कैसा हो जाता है, दूधिया, ठीक ना, ये दूधिया हो जाता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साफ घोल के भीतर, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने के पानी का रासायनिक नाम है। साफ घोल के भीतर जब एक विशेष अदृश्य गैस मिलती है तो एक नया रासायनिक बदलाव देखने को मिलता है। यानी क्या, उसका रंग बदल जाता है, दूधिया हो जाता है। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। पानी के भीतर अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप के बनने से पूरा घोल सफेद रंग का बदल जाता है। पूरा घोल सफेद रंग में बदल जाता है। पानी के भीतर अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट, पानी के भीतर अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप के बनने से पूरा घोल सफेद रंग में बदल जाता है। उसके बाद ध्यान रखना, चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका सटीक रासायनिक सूत्र CaOH होता है, CaOH होता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम ये ध्यान रखना क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र CaOH। उसके बाद है, यदि चूने के पानी में बहुत अधिक देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो वह दूधिया रंग फिर से गायब होकर साफ पानी बन जाता है। ध्यान रखना, अगर चूने के पानी में बहुत अधिक देर तक कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित की जाए तो क्या होता है, दूधिया रंग फिर से गायब हो जाता है और जो है पानी ये दूधिया रंग गायब होकर साफ पानी बन जाता है। इसके बाद ध्यान रखना, बुझे हुए चूने यानी CaOH होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने का सूत्र CaOH होल ट्वाइस पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है, क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो कीटाणुनाशक पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। देखिए बुझे हुए चूने यानी CaOH होल ट्वाइस पर जब क्लोरीन गैस ध्यान रखना, क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ध्यान रखना, ये बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसका सूत्र CaO होता है और यह पानी में डालने पर खोलता है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, जैसे हम लोग ये बिना बुझा हुआ चूना कौन होता है, जो हम लोग घर में पुताई के लिए लाते हैं ना चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना रहता है और उसको क्या करते हैं हम लोग पानी में डालते हैं तो खोलता है, ठीक ना, वही ये वाला है। इसका सूत्र होता है CaO। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
सुलगती हुई आग या मोमबत्ती को तुरंत बुझा देती है, इसलिए इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक और ये भी गुण होता है, ये क्या करता है, गैस सुलगती हुई आग या मोमबत्ती को तुरंत बुझा देता है, ठीक ना। तो आग बुझाने में भी इसका उपयोग होता है, ध्यान रखना। शीतल पेय यानी जैसे कोका कोला या सोडा वाटर की बोतलों को खोलते समय निकलने वाले झाग में यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है। यानी जो हम लोग कोका कोला या फिर सोडा वाटर को खोलते हैं तो झाग निकलता है, तो उस झाग में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है, उस झाग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा रहता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आधुनिक मानव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या है जिसे द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखा जाता है। बताइए, आधुनिक मानव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम बताना है, आधुनिक मानव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम बताना है। ऑप्शन ए है पेंथेरा लियो, राना टिग्रीना या फिर होमोसेपियंस या फिर मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो बताइए इसमें से कौन होगा मानव का क्या है कि वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम। राना टेग्रीना तो आप सभी को पता होगा, मेढक का है राना टेग्रीना। मैंगीफेरा इंडिका आम का है। तो ये देखिए होमोसेपियंस जो है ये मानव का है, होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है, होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो आइए अभी जो है कि सभी इंपॉर्टेंट जो वैज्ञानिक नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको याद करवा रहे हैं आपको। पहले जान लीजिए कि द्विनाम पद्धति होता क्या है। दुनिया भर के जीवों और पौधों को उनके स्थानीय भाषा के भ्रम से बचाकर एक सार्वभौमिक नाम देने की वैज्ञानिक व्यवस्था। यानी देखिए जो कोई भी चीज है, ठीक ना, जानवर हो या इंसान हो या पेड़ पौधा हो, हर जगह उसको स्थानीय भाषा में अलग अलग बोला जाता है, हर जगह अलग अलग बोला जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा नाम दिया गया, वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा नाम दिया गया जिसको पूरे दुनिया में उसी नाम से जाना जाता है। कोई भी मान लीजिए मानव का होमोसोपियंस हो गया, यानी होमोसोपियंस के नाम से जो है कि पूरे ब्रह्मांड मतलब कि जितने भी विश्व में लोग हैं, देश है, उसको समझने के लिए होमोसोपियंस से वो लोग समझ जाएंगे कि मानव की बात हो रही है। जैसे ये और भी वैज्ञानिक नाम है जिसका, तो ये पूरे दुनिया भर में जानने के लिए वैज्ञानिक नाम बताया गया। लैटिन भाषा में दो शब्दों से मिलकर बने इस वैज्ञानिक नाम का शाब्दिक अर्थ बुद्धिमान मानव होता है, बुद्धिमान मानव होता है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण इस द्विनाम पद्धति की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, देखिए जिस वैज्ञानिक ने ये द्विनाम पद्धति को द्विनाम पद्धति का स्वीकार किया था, तो शुरुआत किया था, उसका नाम था क्या, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति क्यों बोला जाता है उसको भी हम लोग समझेंगे, द्विनाम पद्धति, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कैरोलस लिनियस को विज्ञान की इस विशेष शाखा या विकास के कारण वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, ठीक ना। फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। यानी इन्होंने क्या किया, जीवों का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण के आधार पर ही इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया, वर्गीकरण के आधार पर ही क्या दिया, द्विनाम पद्धति दिया। और ध्यान रखना वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द जीव यानी वंश को दर्शाता है और दूसरा नाम उसकी प्रजाति को प्रकट करता है, बस यही है द्विनाम पद्धति। जो पहला नाम होता है, पहला शब्द, उस नाम का पहला जो शब्द होता है वो जीव के वंश को दर्शाता है, वंश को दर्शाता है, और जो दूसरा नाम होता है वो उस जीव के प्रजाति को दर्शाता है, उस जीव के प्रजाति को दर्शाता है, ठीक ना। तो यही कोई भी चीज के नाम को जानने के लिए पूरे दुनिया में कहीं भी उसको उसी नाम से बुलाया जाएगा, उसी को कहा जाता है क्या, वैज्ञानिक नाम, ठीक ना। जैसे देख लीजिए अब सभी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम हम लोग देखेंगे। जैसे मनुष्य, मनुष्य का क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस, मनुष्य का होमोसेपियंस। बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस। मोर का हो जाएगा पोबो क्रिस्टेटस, पोबो क्रिस्टेटस, पोबो क्रिस्टेटस, पोबो क्रिस्टेटस। आम का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका। बरगद का फाइकस बेंगल बेंगा लेनी लेंसिस, फाइकस बेंगा लेंसिस। कमल का नेलुम्बो न्यूसीफेरा, नेलुम्बो न्यूसीफेरा, कमल का नेलुम्बो न्यूसीफेरा। उसके बाद गाय का बॉस इंडिकस, गाय का बॉस इंडिकस, गाय का बॉस इंडिकस। भैंस का बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस। कुत्ता का कैनिस लूपस फेमिलियरिस, कैनिस लूपस फेमिलियरिस। उसके बाद बिल्ली का फेमिल
केटस, बिजली का फेलिस्केटस, फेलिस्केटस। तो कुछ कुछ जो है कि नाम मिलता जुलता रहता है, तो वो याद करने में आसानी रहता है। वैसे ये ज्यादा टफ नहीं होता है, याद हो जाता है ठीक ना। अब इसको एक दो बार पढ़िएगा तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। मेढक कराना टिगरीना, मेढक कराना टिगरीना, देखिए मेढक वाला और मेढक और आम हमेशा पूछा जाता है, मेढक और आम। और कभी कभी जो है कि मोर का पूछ लेता है, क्योंकि जितने भी, हाँ, कम से कम वो वाला जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है उसका वैज्ञानिक नाम आप लोग को ध्यान रखना है। मक्खी, मक्खी का होता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। धान या चावल का ओरिजा, ओरिजा सेटिवा, ओरिजा सेटिवा, ओरिजा सेटिवा। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का होता है पीसम सेटिवम, पीसम सेटिवम, पीसम सेटिवम। आलू का होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। टमाटर का होता है सोलेनम लाइको पर्सिकम, सोलेनम लाइको पर्सिकम, सोलेनम लाइको पर्सिकम। प्याज का होता है एलियम सेपा, एलियम सेपा, प्याज का एलियम सेपा। तुलसी का, ये औषधि पौधे का पूछ लेता है, तुलसी और नीम का, तो तुलसी का ध्यान रखना ओसिमम सेनकटम, सेनकटम, ओसिमम, ओसिमम सेनकटम, ओसिमम सेनकटम। नीम का अजा अजारी रिक्टा इंडिका, अजाडी रक्टा इंडिका, अजाडी रक्टा इंडिका, अजाडी रक्टा इंडिका। ये सभी जो है कि वैज्ञानिक नाम थे और सभी इंपॉर्टेंट, एक भी इसमें जो है कि ना याद करने वाला ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तो इसको सबको याद करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दांतों का सबसे बाहरी और कठोर भाग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। हमारे दांतों का सबसे बाहरी और कठोर भाग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। डेंटाइन, इनेमल, पल्प या फिर मसूड़ा, बताइए। सबसे बाहरी और कठोर भाग, ये मानव शरीर के सबसे कठोर इसको भाग कहा जाता है, ठीक ना। सबसे कठोर अंग भी कहा जाता है इसको, तो कौन सा है, तो ये है इनामेल, ठीक ना। एनामेल, एनामेल जो है ये दांतों का सबसे बाहरी और कठोर भाग है, और ये पूरे शरीर का कठोर भाग है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, जबड़े की हड्डियों के ऊपर मौजूद दांतों की सुरक्षा करने वाले सफेद और चमकदार कैल्शियम फॉस्फेट की एक मजबूत परत होती है। यानी इनामेल जो होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसके बाद मानव शरीर का सबसे कठोर और मजबूत हिस्सा जो हड्डियों से भी ज्यादा ठोस होता है और भोजन चबाने में मदद करता है, ये मानव शरीर का, जैसे मैंने बताया, सबसे कठोर और मजबूत हिस्सा है। उसके बाद इनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम हाइड्रा हाइड्रोक्सी एपेटाइड, एपेटाइड नामक नाम के खनिज और फॉस्फेट के रासायनिक मिश्रण से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, इनामेल क्या किससे बना होता है, तो कैल्शियम हाइड्रा हाइड्रा एक्सी एक्सी एप्टाइड, कैल्शियम हाइड्रा एक्सी एप्टाइड नामक खनिज और फॉस्फेट के रासायनिक मिश्रण से मिलकर बना होता है। उसके बाद मुंह के भीतर का पीएच मान यदि 5.5 से कम होने लगे तो दांतों का यह इनामेल धीरे धीरे सड़ने या कमजोर होने लगता है। यानी जो है कि मुंह के भीतर यदि अम्लीयता, ठीक ना, अम्लीयता 5.5 से कम होने लगता है तो इनामेल सड़ने या कमजोर होने लगता है। इनामेल के ठीक नीचे दांतों का मुख्य भाग होता है जिसे डेंटाइन कहा जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, डेंटाइन कहा जाता है। एक सेकंड, इनामेल के ठीक नीचे दांतों का मुख्य भाग होता है जिसे डेंटाइन कहा जाता है, डेंटाइन ध्यान रखना। उसके बाद है जो दांतों के दांतों की बनावट और आकार, दांतों के बनावट को आकार देता है। ये क्या करता है, डेंटाइन दांतों के बनावट को आकार देता है, डेंटाइन दांतों के आकार को बनावट को आकार देता है। उसके बाद है मनुष्य के जीवन काल में कुल 2 बार दांत निकलते हैं, जिसमें से 20 दांतों को अस्थायी या अस्थायी या दूध के दांत कहा जाता है। ध्यान रखना, मनुष्य के जीवन काल में जो है कि 2 बार दांत निकलते हैं, जिसमें से 20 दांत जो होता है अस्थायी होता है, दूध के दांत, इसी को दूध के दांत कहा जाता है। जो बचपन से जब बड़े होता है आदमी तो क्या होता है, ये दूध का दांत टूटने लगता है और वही 20 दांत होता है, ठीक ना। यही 20 दांत टूटता है जो अस्थायी होता है। बाकी के जो 28 दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो पूरे जीवन काल में एक बार ही आते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद है एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल 32 स्थायी, एक सेकंड, 20 के बाद हम 28, अच्छा हम 28 दांत यहाँ पर बोल दिए, कुल 32 दांत होते हैं ना। बाकी 20 के अलावा जो 12 दांत हैं वो क्या होते हैं,
अस्थाई होते हैं, वो एक बार ही आते हैं, ठीक ना। बाकी मेनली 32 दांत सभी में नहीं होता है, 28, 29, 30 ऐसे होता है, जिन्हें चार भागों में, जो देखिए ये जो मनुष्य के 32 दांत हैं, 32 अस्थाई दांत, इसे चार भागों में बांटा गया है, कृंतक, रंधक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, ये चार भागों में बांटा गया है, ठीक ना। कृंतक, रंधक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ध्यान रखना, डॉक्टरों के दांतों के डॉक्टरों को डेंटिस्ट कहा जाता है, और दांतों की सड़न रोकने के लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट आप सभी को पता होगा, डेंटिस्ट। और दांतों के सड़न को रोकने के लिए फ्लोराइड युक्त फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, फ्लोराइड युक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कि मानव शरीर में त्वचा की बाहरी परत और अंगों की सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण किस जंतु ऊतक द्वारा होता है? यानी बताना है यहाँ पर, मानव शरीर की त्वचा किस ऊतक का बना होता है? मानव शरीर की त्वचा किस ऊतक का बना होता है? मानव शरीर की त्वचा किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन ए है संयोजी ऊतक, उत्प्ला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? मानव शरीर का त्वचा किस ऊतक का बना होता है? वैसे तो आप सभी को पता होगा, ये संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक हड्डी और क्या होते हैं? खून। हड्डी और खून संयोजी ऊतक के बने होते हैं। उसके बाद पेशी ऊतक, पेशी ऊतक कौन होता है? तो मस्कुलर यानी मांसपेशियां। उसके बाद तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक कौन होता है? तो ये होता है जो ब्रेन से जुड़े होते हैं, ब्रेन से जुड़े होते हैं उसे तंत्रिका तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। और उपकला ऊतक यानी मानव शरीर के त्वचा, त्वचा जो है ये उपकला ऊतक का बना होता है, उपकला ऊतक का बना होता है। चलिए, मानव और जंतुओं के शरीर के को बाहरी चोटों और जीवाणुओं के संक्रमण और रासायनिक नुकसान से बचाने वाली एक पतली सुरक्षात्मक परत जिसे त्वचा कहा जाता है। यह ऊतक शरीर के भीतर अंगों की भीतरी दीवारों, रक्त वाहिनियों और त्वचा के सबसे बाहरी हिस्से को पूरी तरह से ढक कर रखता है। यह ऊतक यानी उपकला ऊतक, उपकला ऊतक क्या करता है? तो शरीर के भीतर अंगों के भीतरी दीवारों, अंगों की भीतरी दीवारों, रक्त वाहिनियों और त्वचा के सबसे बाहरी हिस्से को पूरी तरह से ढक कर रखता है। कौन? उपकला ऊतक है। उपकला ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से सटी होती है, जिससे इनके बीच खाली जगह बिल्कुल नहीं बचती है। ये क्या होती है? एक दूसरे से मजबूती से सटी होती है। संयोजी ऊतक, अब संयोजी ऊतक के बारे में जान लीजिए। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को आपस में जोड़कर सहारा देने का मुख्य कार्य करती है। तो ध्यान रखना, संयोजी ऊतक क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने और सहारा देने का कार्य करती है। तो ध्यान रखना, मानव शरीर का रक्त और हड्डियां दोनों ही तरल और ठोस संयोजी ऊतक के सबसे बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, पूछेगा कि मानव शरीर के संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन है? तो रक्त और हड्डियां। रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है, हड्डियां जो है ये ठोस संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है, हड्डियां जो है ये ठोस संयोजी ऊतक का उदाहरण है। उसके बाद ध्यान रखना, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं से बना होता है, जो शरीर के अंगों को हिलाने डुलाने और गमन करने में मदद करता है। पेशी ऊतक शरीर के लंबी से क्या होता है? शरीर के लंबी कोशिका, एक सेकंड, पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं से बना होता है, जो शरीर के अंगों को हिलने डुलने और गमन करने में मदद करता है। यानी जो मांस होती हैं, जो मांस वो पेशी ऊतक का बना होता है। उसके बाद देखिए तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों में पाया जाता है, जो शरीर के संदेशों को तेजी से भेजने का कार्य करता है। तो जितने भी मस्तिष्क से जुड़े अंग है उसमें पाया जाता है तंत्रिका ऊतक, ठीक ना। मस्तिष्क से जुड़े जितने भी अंग है उसमें क्या पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक पाया जाता है, ध्यान रखना है। जंतुओं के शरीर की बनावट और उनके कार्यों के आधार पर इन ऊतकों को मुख्य रूप से चार बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। जंतुओं के शरीर की बनावट और उनके कार्यों के आधार पर इन ऊतकों को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया जाता है, ध्यान रखना। और यही हम लोगों ने देखा, ऑप्शन में जो चार ऊतक का प्रकार था वही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध बिहू नृत्य किस राज्य की लोक कला और संस्कृति गौरव है?
बताइए बिहू नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर झारखंड? बिहू नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ध्यान रखना ये है असम की। आप सभी को पता होगा असम की लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। अब ध्यान रखना उत्तर पूर्वी भारत की वादियों में फसल की कटाई और नए साल के आगमन की खुशी में महिला पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य है। क्या होता है उत्तर पूर्वी भारतों में? तो फसल की कटाई पर और नए सालों के आगमन पर जो है कि महिलाओं और पुरुषों द्वारा सामूहिक लोक नृत्य किए जाते हैं। जैसे पारंपरिक रंगों बिरंगों रेशमी कपड़े पहनकर और ढोल पेपा के संगीत पर की जाने वाली तेज कदमों की कलात्मक प्रस्तुति ये बिहू में होता है, ध्यान रखना। इसको देखिए असम में बिहू केवल एक नृत्य नहीं बल्कि साल में 3 बार मनाया जाने वाला वहां का सबसे राजकीय त्योहार भी है, ठीक ना। तो बिहू वहां का नृत्य भी है और साथ में त्योहार भी है और तीन त्योहार मनाया जाता है। बिहू का 3 त्योहार मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले बोहाग बिहू, ठीक ना। बोहाग बिहू को असमिया का नए साल की शुरुआत का मुख्य प्रतीक माना जाता है। तो असमिया के जो नए साल की शुरुआत होती है, नए साल की शुरुआत, तो उस समय बोहाग बिहू मनाया जाता है। नए साल की शुरुआत में बोहाग बिहू मनाया जाता है। अब देखिए असम के, अब हम लोग राज्य स्टेट वाइज लोक नृत्य हम लोग देखेंगे। स्टेट वाइज लोक नृत्य असम का क्या हो जाएगा? बिहू, बगुरम्बा और भोरताल। असम का बिहू, बगुरम्बा और भोरताल। असम का बिहू, बगुरम्बा, भोरताल। तो बिहू देखिए 3 प्रकार का होगा। तो बिहू जिसमें लगा रहेगा समझिएगा असम का बात हो रहा है। तो सिर्फ बिहू दिमाग में बैठा लेना, बिहू असम। उसके बाद देखिए मणिपुर। मणिपुर का कौन कौन है? तो थांगटा जो मार्शल आर्ट नृत्य है और पंगुचोलम। थांगटा पंगुचोलम, थांगटा पंगुचोलम। उसके बाद मेघालय। मेघालय का कौन कौन है? तो माहो, लाहो और नोंगक्रेम। लाहो और नोंगक्रेम, मेघालय का लाहो और नोंगक्रेम, लाहो और नोंगक्रेम। उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम का ध्यान रखना चिराव नृत्य, इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। चिराव नृत्य इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड का है चांगलो और बांस नृत्य। नागालैंड का चांगलो और बांस नृत्य। नागालैंड का चांगलो और बांस नृत्य। राजस्थान का घूमर, कालबेलिया, सपेरा, कालबेलिया को ही सपेरा नृत्य कहा जाता है और कठपुतली और चरी, ये सभी राजस्थान के नृत्य है। घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, चरी। घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, चरी। घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, चरी, राजस्थान। उसके बाद है गुजरात। गुजरात के कौन कौन से नृत्य हैं? तो गरबा, डांडिया रास और टिपानी। गरबा, डांडिया रास, टिपानी। गरबा, डांडिया रास, टिपानी। गंगा, डांडिया रास, टिपानी। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन कौन है? तो लावणी, कोली और डिंडी। लावणी, कोली और डिंडी। लावणी, कोली और डिंडी। लावणी, कोली और डिंडी। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन कौन है? तो मटकी, जवारा और माछ। मटकी, जवारा और माछ है। मटकी, जवारा और माछ, माछ। मटकी, जवारा और माछ, मध्य प्रदेश। मटकी, जवारा और माछ, मध्य प्रदेश। मटकी, जवारा और माछ, मध्य प्रदेश। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कौन कौन है? तो पंथी, राउत नाच और सुआ। पंथी, राउत नाच और सुआ, छत्तीसगढ़। 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 उसके बाद है पंजाब। पंजाब के कौन कौन से हैं? तो भंगड़ा, गिद्दा। भंगड़ा और गिद्दा, भंगड़ा और गिद्दा। पंजाब के है भंगड़ा और गिद्दा। पंजाब के है भंगड़ा और गिद्दा। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा के ध्यान रखना, हरियाणा के है घूमर, फाग, डफ। घूमर, फाग, डफ। हरियाणा के घूमर, फाग, डफ। हरियाणा के घूमर, फाग, डफ। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हैं नाटी, डांगी और छपेली। 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 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के है रऊफ और हिकात। रऊफ और हिकात। जम्मू कश्मीर के रऊफ और हिकात। जम्मू कश्मीर के रऊफ और हिकात। उत्तराखंड। उत्तराखंड के हैं गढ़वाली, कुमायूनी, कुमायूनी और छोलिया। उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमायूनी, छोलिया। गढ़वाली, कुमायूनी, छोलिया। गढ़वाली, कुमायूनी, छोलिया, ये सभी उत्तराखंड के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आधुनिक आधुनिक भारत में थॉमस कप की तरह पुरुषों की प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? थॉमस की तरह पुरुषों की प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी आप सभी को पता होगा, जितने भी क्रिकेट देखते होंगे उनको तो जरूर ही पता होगा। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी।
तो पहले ही मैंने बता दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। ठीक ना, हॉकी से रिलेटेड है थॉमस कप और रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। अब देख लीजिए, 4 या 5 दिनों तक लाल गेंद से खेले जाने वाले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच का यह राष्ट्रीय मंच होता है, रणजी ट्रॉफी। और ध्यान रखना, भारत के विभिन्न राज्यों और क्रिकेट एसोसिएशनों की टीमों के बीच खेली जाने वाली देश की सबसे बड़ी और पुरानी घरेलू प्रतियोगिता है, देश की घरेलू प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी। उसका देखिए, इस ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में की गई थी, जिसका नाम भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो इसकी शुरुआत ध्यान रखना आप लोग 1934 में। और ये जो ट्रॉफी है, इसका नाम किनके नाम पर है, तो महाराजा रणजीत सिंह एक महान क्रिकेटर थे। उसके बाद है रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे अधिक बार 40 से ज्यादा बार इस खिताब को जीतने का रिकॉर्ड मुंबई टीम के पास है। तो सबसे ज्यादा बार इस ट्रॉफी को कौन टीम जीता है, तो मुंबई की टीम 40 से ज्यादा बार, ध्यान रखना। इसके बाद ध्यान रखना, फुटबॉल में एक सेकंड, सभी अब फुटबॉल से रिलेटेड जो ट्रॉफियां उसको आप लोग देख लीजिए, फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफियां। तो फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफी कौन कौन है, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, रोवर्स कप, मैड्रेका कप, फीफा कप, कोपा अमेरिका। ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, रोवर्स कप, मैड्रेका कप, फीफा कप, कोपा अमेरिका। उसके बाद हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां कौन कौन है, तो आगा खां कप, बैटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, सुल्तान अल्जान शाह कप। ये सभी हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां हैं। आगा खां, बैटन कप, ध्यानचंद, रंगास्वामी, बेगम रसूल ट्रॉफी, सुल्तान अल्जान शाह कप। अब देखिए, बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां कौन कौन है, तो थॉमस कप, कुबेर कप, सुधीरमन कप। एक सेकेंड, थॉमस कप, थॉमस कहाँ था, आधुनिक भारत में थॉमस कप की तरह पुरुषों की प्रसिद्ध रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो ये वाला थॉमस कप जो है ना, ध्यान रखना, ये क्रिकेट से नहीं, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप, बैडमिंटन से। उसके बाद टेनिस से संबंधित ट्रॉफियां देख लीजिए, कौन है, डेविस कप, ये पुरुषों का प्रतियोगिता है, डेविस कप पुरुषों का। उसके बाद है बिली जीन किंग कप या फेड कप, ये महिलाओं का प्रतियोगिता है। उसके बाद है गोल्फ ट्रॉफी, अभी आप लोग ध्यान रखना, राइडर कप, पहला क्या है, राइडर कप, बाकर कप, या फिर आइजन हावर कप, राइडर कप, बाकर कप, आइजन हावर कप, ये गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी है। उसके बाद है वायुमंडल की आर्द्रता या हवा में मौजूद नमी को किस वैज्ञानिक यंत्र द्वारा मापा जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता या हवा में मौजूद नमी को किस वैज्ञानिक यंत्र द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या अल्टीमीटर। बताइए, वायुमंडल की आर्द्रता या हवा में मौजूद नमी को किस वैज्ञानिक यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक ना, हाइग्रोमीटर के द्वारा। अब देख लीजिए, यहाँ पर बारिश के मौसम में या हवा के भीतर अदृश्य रूप से तैर रहे जलवाष्प की सटीक मात्रा का पता लगाने वाला यह उपकरण है। ठीक ना, जलवाष्प जो हवा में नमी रहता है उसका पता लगाने वाला उपकरण है कौन, तो हाइग्रोमीटर। इस यंत्र को मापने से इस यंत्र के पैमाने से निकलने वाली रीडिंग को मौसम विज्ञान प्रतिशत के रूप में सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। यानी सापेक्षिक आर्द्रता, ध्यान रखना, ये भी पूछेगा कि सापेक्षिक आर्द्रता का माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर। देखिए, एक हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों के तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व या उनके भारीपन को मापने के लिए किया जाता है। यानी हाइड्रोमीटर का उपयोग घनत्व के द्रव के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। द्रव के
सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर का। द्रव के सापेक्षिक घनत्व के मापने के लिए हाइड्रोमीटर। उसके बाद एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति और उसकी दिशा को सटीक रूप से मापने के लिए मौसम विभाग में होता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर हवा की गति मापने के लिए, एनीमोमीटर हवा की गति मापने के लिए। उसके बाद अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए हवाई जहाजों या पर्वतारोही द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। यानी अल्टीमीटर का उपयोग जो है कि ऊंचाई मापने, यानी यहाँ पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है उसको मापा जाता है, ठीक ना, उसको मापा जाता है। हवा में मौजूद नमी का मात्रा जब 100% तक पहुंच जाती है तो हवा संतृप्त हो जाती है और वर्षा या ओस की बूंदे बनने लगती है। तो हवा में मौजूद की नमी की मात्रा 100% हो जाता है तो क्या होता है, हवा संतृप्त हो जाती है। हवा संतृप्त हो जाती है और हवा या ओस की बूंदे बनने लगती है। उसके बाद सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए वैज्ञानिक अक्सर साइक्रोमीटर नाम के एक विशेष हाइग्रोमीटर का भी उपयोग करते हैं। तो एक और जो है कि सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए, हवा के सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए साइक्रोमीटर का भी उपयोग करते हैं वैज्ञानिक लोग, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार कौन सा है? फिल्म जगत में बताना है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार? बताइए फिल्म जगत का सबसे बड़ा राजकीय सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार कौन सा है फिल्म जगत के? तो ध्यान रखना ये सबसे बड़ा जो है फिल्म जगत के सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के विकास और उन्नति में जीवन भर का असाधारण योगदान देने वाले फिल्मी कलाकारों को मिलने वाला सम्मान है। यानी जो भारतीय सिनेमा में भारतीय कलाकारों के द्वारा अपने पूरे जीवन का योगदान के लिए, साधारण योगदान के लिए जो है कि दिया जाता है ये पुरस्कार। इसके बाद है, ध्यान रखना, इस सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1969 में आधिकारिक रूप से की गई थी। इस सर्वोच्च पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1969 के वर्ष 1969 में आधिकारिक रूप से की गई थी। यानी इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1969। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969। गुंडीराज गोविंद फाल्के को वर्ष 1913 में भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने के कारण भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना, भारतीय सिनेमा का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का पिता तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के को, ढूंढीराज गोविंद फाल्के को। और इन्होंने ही फिल्म बनाया था कौन? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र 1913 में। ये भारत की सबसे पहली मूक फिल्म है। भारत की सबसे पहली मूक फिल्म कौन है? राजा हरिश्चंद्र, जिसको ढूंढीराज गोविंद फाल्के ने बनाया था 1913 में, जिस कारण इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद है, इस पुरस्कार के तहत विजेता कलाकार को 10 लाख की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्वर्ण कलम दिया जाता है। तो इसके तहत क्या क्या दिया जाता है? तो 10 लाख की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, स्वर्ण कमल, गोल्डन लोटस। इतिहास का सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1969 में प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी चौधरी को प्रदान किया गया था। तो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? तो ध्यान रखना, ये देविका रानी चौधरी को मिला था, देविका रानी चौधरी को। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो अमेरिका की संस्था द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, फिल्म जगत के विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार बोलेगा तो ध्यान रखना ही हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार, और ये अमेरिका संस्था द्वारा दिया जाता है। उसके बाद भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक थी जिन्हें गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखना, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन थी?
तो ये थी भानु अथैया। भानु अथैया ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय नागरिक थी और इनको गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद संगीतकार A.R. रहमान और निर्देशक सत्यजीत रे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्कर सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। तो ध्यान रखना, ये संगीतकार A.R. रहमान और निर्देशक यानी डायरेक्टर सत्यजीत रे को भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। ये भारतीय जो है A.R. रहमान और सत्यजीत रे, इनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के प्रसिद्ध संगठन आसियान का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का बताइए केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, मनाली फिलीपींस या कुआलालंपुर मलेशिया। कहाँ पर आसियान का मुख्यालय स्थित है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता इंडोनेशिया। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, आज बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो ध्यान रखना, यह जो आसियान है एशिया के दक्षिण पूर्व के हिस्से के एशिया के दक्षिण पूर्व हिस्से के पड़ोसी देशों ने आपस में आर्थिक विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए एक मंच बनाया है। तो आसियान किसके द्वारा बनाया गया है? तो दक्षिण पूर्व जो देश हैं उनके द्वारा, एशिया के दक्षिण पूर्वी जो देश हैं उनके द्वारा। उसके बाद ध्यान रखना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इस शक्तिशाली संगठन का मुख्य प्रशासनिक सचिवालय स्थित है, जहां इसके सभी फैसले लिए जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना, सचिवालय कहाँ है? तो जकार्ता में है। इसके बाद आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। तो इसका पूरा नाम ध्यान रखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है और इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुआ था। उसके बाद इस संगठन के संस्थापक देश में कौन कौन शामिल थे? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर जैसे प्रमुख देश शामिल थे। तो ध्यान रखना, इसके संस्थापक देशों में कौन कौन शामिल थे? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। उसके बाद वर्तमान समय में आसियान संगठन में कुल आधिकारिक सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अधिकार सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश। इसके बाद ध्यान रखना, भारत आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं बल्कि वह इसका महत्वपूर्ण समाज भागीदार देश है। यानी कि देखिए, आसियान का भारत सदस्य नहीं है, वो संविधान डायलॉग पार्टनर यानी सिर्फ उन लोगों के जो बैठक होता है उसमें भाग लेता है भारत। बैठक होता है उसमें भारत भाग लेता है और बोलता है, लेकिन ना वोट करता है ना मतलब वोट ही मेन होता है, वोट नहीं करता है, सिर्फ बोलता है उनकी बैठकों में भारत, इसलिए पूर्ण रूप से सदस्य नहीं है। फिलीपींस की राजधानी मनाली में एशियाई विकास बैंक का मुख्य कार्यालय स्थित है। तो ध्यान रखना, एक ऑप्शन में जो फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, यहाँ पर एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का कार्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि योग दर्शन और आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र के रचयिता कौन थे? बताइए, योग दर्शन और आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र जो है, ध्यान रखना, ये जो पुस्तक है योग सूत्र, ये योग दर्शन और आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित है। योग दर्शन और आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित है योग सूत्र पुस्तक। तो इसके रचयिता बताना है कौन है? ऑप्शन ए है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेद व्यास या महर्षि कनाद। बताइए, योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना, योग सूत्र के रचयिता है महर्षि पतंजलि। अब देखिए, इसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। मानव शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने और अष्टांग योग के नियमों को संस्कृत श्लोकों में पिरोने वाला एक महान प्राचीन ग्रंथ है। योग सूत्र क्या है? तो मानव शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने और अष्टांग योग के नियमों को संस्कृत श्लोकों का एक ये ग्रंथ है, ठीक ना, श्लोकों का एक ग्रंथ है। उसके बाद शुंग वंश के प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग के दरबार के मुख्य पुरोहित और महान व्याकरणविद द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। यानी जो महर्षि पतंजलि जो थे, ये शुंग वंश के प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग के दरबार के पुरोहित थे, ठीक ना, महर्षि पतंजलि। और ये ध्यान रखना, इनको
योग दर्शन का जनक और आयुर्वेद का सबसे बड़ा संवाहक माना जाता है। योग दर्शन का जनक और आयुर्वेद का सबसे बड़ा संवाहक माना जाता है किसको? महर्षि पतंजलि को। उसके बाद देखिए महर्षि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक पर महाभाष्य नामक एक विश्व प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ भी लिखी थी। तो देखिए पहला व्याकरण का पुस्तक जो है, पहला व्याकरण का पुस्तक अष्टाध्यायी ही है, ठीक ना। पहला व्याकरण का पुस्तक अष्टाध्यायी जो किसका है? पाणिनि का है। और इसी पर आधारित जो है कि महाभाष्य जो है नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? तो महर्षि पतंजलि ने लिखा था। उसके बाद रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जिन्हें संस्कृत साहित्य का आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो रामायण को लिखा है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को, और इनको संस्कृत साहित्य का आदि कवि कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का आदि कवि कहा जाता है। उसके बाद ध्यान रखना, महाभारत महाकाव्य और पवित्र श्रीमद् भागवत गीता को संकलित करने का मुख्य श्रेय महर्षि वेद व्यास को जाता है। तो पूछेगा ये महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता को किसने लिखा है? तो महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। उसके बाद महर्षि कणाद प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखकर दुनिया को पहली बार परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना, परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, जिन्हें वैशेषिक सूत्र का जनक भी कहा जाता है। वैशेषिक सूत्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद है प्राचीन भारत के इन ग्रंथों को पढ़ने से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नियम हमारे यहाँ कितने पुराने हैं। यानी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित नियम है जो आज दुनिया देश विदेश में जो अपनाए जा रहे हैं, वो सभी भारत में पहले से ही मौजूद थे, ठीक ना। भारत में पहले से ही मौजूद थे, ठीक ना। ध्यान रखना इसको। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कर लिया और उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट एनालिसिस थे उसको कर लिया। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। और हाँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका सारे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सारे वीडियो जाकर वहां से देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत।